गुड मॉर्निंग क्लास। अभी तक आपके एग्ज़ाम चल रहे थे, ठीक है। और इसके पहले हमने आपको कराया था, सेल चैप्टर करा रहे थे। सेल चैप्टर में हमने आपको कई सारी चीज़ें बता दी, चाहे वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए हो, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया के लिए हो, लाइसोसोम्स हो, गोल्गी कॉम्प्लेक्स हो, ये सारी चीज़ें हमने आपको डिस्कस करा दी थी, ठीक है। टुडे जो हमारा नया टॉपिक है वो है केंद्रक या न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस क्या है? एक सेल का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, ऑर्गन होता है, जो कि सारी जितनी भी चीज़ें होती हैं एक सेल के अंदर, वो इसको क्या करता है? केंद्रक नियंत्रित करने का काम करता है, ठीक है। उसको कंट्रोल करने का काम करता है और जितने भी ऑर्गन्स हैं उन पर भी कंट्रोल करने का काम करता है। और जिस ऑर्गन में कोई भी अगर चीज़ या किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो केंद्रक ही ये क्या करता है? प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो ये हमारा न्यूक्लियस है, ठीक। न्यूक्लियस की जो खोज थी वो एक साइंटिस्ट थे, रॉबर्ट ब्राउन। ठीक, रॉबर्ट ब्राउन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1835 में केंद्रक की खोज की थी, न्यूक्लियस की खोज की थी, ठीक है। कब की थी? 1831 में, ठीक है। 1831 में न्यूक्लियस की खोज की थी। और ये सेल में पाया जाने वाला एक गोल आकार की संरचना होती है, ठीक है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, ठीक। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर में कुछ इस तरीके से गोल आकार की एक संरचना होती है, ठीक है। इस तरीके की स्ट्रक्चर इसमें पाई जाती है। और क्या है इसमें? इस तरीके की स्ट्रक्चर है। ये जो सबसे बाहरी पार्ट होता है, जैसे एक हमने सेल बताया था, सेल का डायग्राम बताया था। सेल में जो बाहरी पार्ट होता है वो सेल वॉल कहलाती है। और इसी तरीके से एक न्यूक्लियस जो है, केंद्रक है, केंद्रक में जो सबसे बाहरी पार्ट होगा वो क्या कहलाएगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहलाती है, ठीक है। इसी तरीके से इसमें जिस तरीके से सेल में कुछ पोर्स होते थे, पोर्स का काम क्या होता है? जो भी आवागमन का काम होता था, ट्रांसपोर्ट का काम होता था, वो पोर करते थे। इसी तरीके से जो हमारे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में भी क्या है? एक जगह जगह पर क्या होते हैं? कुछ पोर्स होते हैं, ठीक है। और ये पोर्स क्या करते हैं? जो भी चीज़ इस केंद्रक को, इस न्यूक्लियस की ज़रूरत होती है वो क्या करते हैं? यहाँ पर से प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। इसी के माध्यम से क्या होता है? जो भी पार्ट चाहिए होता है, जो भी चीज़ चाहिए होती है, इसी पोर्स के माध्यम से क्या करता है? वो अंदर आता है। और अगर कोई भी वेस्ट चीज़ है तो इसी के माध्यम से बाहर निकल जाता है, इन पोर्स के माध्यम से, ठीक है। इसमें एक सबसे छोटे पार्ट होता है, इस तरीके से इसमें एक छोटी सी पार्ट दिखाई देती है जिसे हम क्या कहते हैं? केंद्रिका कहते हैं, ठीक है, या न्यूक्लियोलस कहते हैं, ठीक है। और इसमें इस तरीके की संरचना कुछ पाई जाती है, कुछ धागे के समान संरचना पाई जाती है, कुछ मोटी होती है और कुछ पतली होती है, ठीक है। इस तरीके की स्ट्रक्चर इसमें दिखाई देते हैं। क्या है? कुछ धागे के समान स्ट्रक्चर जो है, धागे के समान संरचना दिखाई देती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? क्रोमैटिन थ्रेड्स कहते हैं, ठीक है, या क्रोमैटिन धागे कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से पूरे न्यूक्लियस में क्या है? ये धागे की समान संरचना फैली रहती है। और इसके अंदर एक द्रव्य पाया जाता है, ठीक है, प्लाज्मा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, या केंद्रक द्रव्य कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? केंद्रक द्रव्य कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से इसमें क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? केंद्रक द्रव्य कहते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या क्या है ये हमने आपको बता दिया कि कितने मुख्य चार पार्ट होते हैं। एक केंद्रक की अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं उसके, ठीक है। एक केंद्रक के मुख्य 4 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 4 टाइप पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। मुख्य कितने पार्ट होते हैं? 4 टाइप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से पार्ट होते हैं? सबसे पहले हमारी जो होती है पार्ट, सबसे बाहरी एरिया जो होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? केंद्रक कला कहते हैं, ठीक है। केंद्रक कला, या इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दूसरा जो हमारा पार्ट है उसको हम कहते हैं केंद्रिका। केंद्रिका को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस,
ठीक है, केंद्रिका को क्या कहते हैं हम? न्यूक्लियोलस कहते हैं। थर्ड पॉइंट जो हमारा है उसको हम कहते हैं केंद्रक द्रव्य। ठीक है, क्या बोलते हैं? केंद्रक द्रव्य, या इंग्लिश में हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोप्लाज्म। और फोर्थ वन हमारा लास्ट जो है उसको हम कहते हैं क्रोमेटिन धागे। क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन धागे, या इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? क्रोमेटिन थ्रेड्स। ठीक है, तो इस तरीके से केंद्रक के मुख्य 4 पार्ट होते हैं जिन्हें हम क्या क्या कहते हैं? केंद्रक कला, केंद्रिका, केंद्रक द्रव्य और क्रोमेटिन धागे। इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड क्रोमेटिन थ्रेड्स। ठीक, अब इन सबको क्या, अब हम इसकी जो स्ट्रक्चर है इसको हम पूरा करते हैं। ठीक है, ये जो हमारे सबसे बाहरी पार्ट है ये क्या कहलाती है? हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं इसको। ठीक है, इसके बाद हमारा ये जो पार्ट है इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहलाती है, ये इनर पक मेम्ब्रेन कहलाती है। ठीक है, क्या कहते हैं? इनर मेम्ब्रेन। ठीक, ये क्या है? न्यूक्लियर कोर होता है। ठीक है, इसमें क्या है? ये जो हमारी स्ट्रक्चर है इसको क्या बोलते हैं हम? केंद्रिका बोलते हैं। ठीक है, इसमें भी प्लाज्म भरा होता है। ठीक है, ये हमारा क्या है? केंद्रिका, जिसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस या केंद्रिका। ठीक, नेक्स्ट हमारा जो है ये जो हमारे हैं क्रोमेटिन थ्रेड्स, ये 2 टाइप के होते हैं जिन्हें हम हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो पार्ट है और ये पार्ट है, दोनों अलग अलग पार्ट है। इन सबको हम क्या कहते हैं? क्रोमेटिन थ्रेड्स कहते हैं। और इसके 2 पार्ट होते हैं, जिसे ये हमारा जो है यूक्रोमेटिन होता है, यूक्रोमेटिन, और इसे हम क्या कहते हैं? हेट्रोक्रोमेटिन। ठीक, इसके बाद जो इसके अंदर हमें प्लाज्म दिख रहा है इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, इस तरीके से क्या है? इसके हम पार्ट है, इस तरीके से इसको दिखाया गया है, इस तरीके की इसकी स्ट्रक्चर होती है, ये हमने बताया। ठीक है, अब हम इसके बारे में आपको बताते हैं। सबसे जो बाहरी पार्ट है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या इनर मेम्ब्रेन, जिस तरीके से हमने आपको सेल के बारे में बताया था कि वो क्या करती है? सेल चारों ओर से उसकी रक्षा डिफेंस करने का काम करती है। इसी तरीके से जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है और इनर मेम्ब्रेन होती है, ये भी क्या करती है? जो न्यूक्लियस होता है हमारा, उसके डिफेंस करने का काम करती है। ठीक है, न्यूक्लियर कोर जो होता है, न्यूक्लियर कोर में जो ट्रांसपोर्टिंग का काम होता है, ट्रांसपोर्शन का काम होता है, वो चीज़ होता है, मतलब आदान प्रदान का काम। ठीक है, चाहे वो वेस्ट मटेरियल इस केंद्रक से बाहर निकलना हो और या कोई भी चीज़ इस केंद्रक के अंदर आ। ठीक है, तो वो क्या करते हैं? न्यूक्लियर कोर जगह जगह पर होते हैं, जिनका काम क्या होता है? ट्रांसपोर्ट का काम करना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है न्यूक्लियोलस। ठीक है, न्यूक्लियोलस क्या है? केंद्रक के अंदर एक पार्ट होता है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस कहते हैं। ठीक है, या जिन कहते हैं केंद्रिका। ठीक है, जब सेल डिवीजन होता है तो केंद्रक का विभाजन होता है, और जो हमारी केंद्रिका होती है वो भी धीरे धीरे क्या होती है? समाप्त हो जाती है, लुप्त हो जाती है। लेकिन एक स्टेज जो हमारे सेल डिवीजन में बहुत सारी स्टेज होती है, वो स्टेज आते आते क्या होता है? जो हमारी न्यूक्लियोलस है या केंद्रिका है वो वापस क्या होती है? प्रेजेंट हो जाती है और एक नए इसका निर्माण करती है, एक नए केंद्रक का, और उसके बाद एक नए सेल का या नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण करने में सहायक। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जो क्रोमेटिन थ्रेड्स होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, एक हेट्रोक्रोमेटिन, एक यूक्रोमेटिन। ठीक है, ये क्या होते हैं? यूक्रोमेटिन जो होते हैं वो आकार में कैसे होते हैं? पतले होते हैं, और हेट्रोक्रोमेटिन कैसे होते हैं? कुछ मोटे टाइप के होते हैं। ठीक है, जो ये भी क्या होता है? केंद्रक विभाजन है, जो केंद्रक का विभाजन है या कोशिका का विभाजन है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, यही जो क्रोमेटिन थ्रेड्स है ये क्रोमेटिड्स का निर्माण करते हैं, मीन्स 2 अर्धपूर्ण सूत्रों का निर्माण करते हैं, और उसके बाद ही क्या होता है? ये हम जैसे डीएनए है इसमें होता है, जीन के कारण ही ये स्ट्रक्चर क्रोमेटिन थ्रेड्स बनती है, और क्रोमेटिन
जो है वो क्रोमेटिन धागे जो होते हैं वो किसका निर्माण करते हैं, क्रोमेटिड्स का, ठीक है, क्रोमेटिड्स का या 2 अर्धगोलसूत्रों का निर्माण करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, जो इसके अंदर पाया जाने वाला द्रव होता है, ठीक है, वो हमारा क्या कहलाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, केंद्रक के बारे में थी। और इसके बारे में हम और बता दें, जो क्रोमेटिन धागे होते हैं ये एक दूसरे के ऊपर है ना, ये कैसे हैं, एक दूसरे के ऊपर भी उठे हुए एक जाल के समान संरचना बनाते हैं, है ना, जिन्हें हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिन धागे कहते हैं। और कोशिका विभाजन में ये क्या होते हैं, धागे क्या करते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। मान लीजिए इस तरीके से स्ट्रक्चर बनी हुई है कुछ क्रोमेटिन धागे की, ठीक है। और जब क्या होता है, सेल डिवीजन होता है, ठीक है, तो सेल डिवीजन में ये धागे क्या होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और केंद्रक का सबसे महत्वपूर्ण भाग इसमें क्रोमेटिन है। और ये किसके बने होते हैं, न्यूक्लियोप्रोटीन के बने हुए होते हैं, ठीक है। और केंद्रक के अगर हम फंक्शन की बात करें इसमें, ठीक है, केंद्रक का फंक्शन की बात करें तो ये क्या है, केंद्रक का कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है, महत्वपूर्ण अंग होता है, जो कि क्या करता है, पूरे सेल को कंट्रोल करने का काम ये केंद्रक करता है, ठीक है। अगर किसी भी सेल में केंद्रक ना हो तो शायद वो कोशिका ही जीवित नहीं रहेगी, ठीक है। तो केंद्रक क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है किसी भी सेल के लिए, ठीक है। और इसमें क्या है, जो केंद्रक है, ठीक है, केंद्रक क्या है, पूरे सेल को नियंत्रित करने का काम करता है। जो भी चीज़ किसी भी ऑर्गन को सेल में ज़रूरत होती है वो प्रोवाइड कौन कराता है, केंद्रक कराता है। जैसे मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया है, से पावर हाउस कहते हैं, तो इसमें ऊर्जा बनती है, तो ऊर्जा सबसे पहले इस केंद्रक के पास ही आती है। और ये केंद्रक ही ये डिसाइड करता है कि किसके पास कितनी एनर्जी की ज़रूरत है, तब जाके वो एनर्जी उसको प्रोवाइड करता है, ठीक है। और महत्वपूर्ण दूसरा जो काम है केंद्र का, सेल डिवीज़न का, ठीक है। सेल डिवीज़न में भी ये जो न्यूक्लियस है वो क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और सेल डिवीज़न करके एक नए ऑर्गेनिज्म को जीवित करने का या एक नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण करने में भी ये जो केंद्रक है वो बहुत ही सहायक होता है, ठीक है। और क्या है, ये बहुत सारे पदार्थों का परिवहन करने में भी सहायक होता है, ठीक है। जो केंद्रक है सेल में बहुत सारे पदार्थों का परिवहन करने में भी क्या होता है, सहायक होता है। जो हमारे केंद्रक द्रव्य होता है उसी के माध्यम से क्या होता है, जो हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म है उसी के माध्यम से जितने भी मटेरियल होते हैं उनका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो इसी के कारण ही संभव होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अगर इसके हम जो कुछ कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, अगर रासायनिक संगठन की हम बात करें तो रासायनिक संगठन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो प्रोटीन होता है, फास्फोलिपिड होता है, ठीक है। जो प्रोटीन है, प्रोटीन जो होता है वो हमारा जो प्रोटीन है वो लगभग 70% प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। इस केंद्रक की बात कर रहे हैं। और अगर हम फास्फोलिपिड की बात करें, जो फास्फोलिपिड है, ठीक है, फास्फोलिपिड जो है वो 3 से 5% जो है वो क्या पाया जाता है, हमारा फास्फोलिपिड पाया जाता है, ठीक है। अगर डीएनए की बात करें, जो हमारा डीएनए है इसमें कितना परसेंट होता है, लगभग 10% जो हमारा है डीएनए की मात्रा इसमें प्रेजेंट होती है, पाई जाती है। और आरएनए की बात करें तो आरएनए जो है वो 3 से या 2 से 5% हमारा आरएनए पाया जाता है, ठीक है। ये हमारा क्या है, रासायनिक संगठन है इसका केंद्रक का, ठीक है, जिसमें प्रोटीन, फास्फोलिपिड्स, डीएनए, आरएनए ये सारी चीज़ें इसमें प्रेजेंट होती है, ठीक है। आप लोग अच्छे से वीडियो को देखा करें, ठीक है, ताकि जो भी प्रॉब्लम हो, अब आप वीडियो देखेंगे तभी आपको प्रॉब्लम समझ में आएगी। अगर आप केवल वर्क ही करते रहेंगे तो प्रॉब्लम तो दिखेगी ही नहीं, ठीक है। तो जो भी प्रॉब्लम या समस्या हुआ करे वो हमको आप बताया करें, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा ये चीज़ें, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट इसमें बात करेंगे, ठीक है। इसके आगे के जो ऑर्गन हैं उसके बारे में बात करेंगे, ओके। कोई भी प्रॉब्लम समस्या हो तो हमसे बताइए। हैव अ गुड डे।